क्रांतिकारी अभिनंदन भारत के जटिल समाज के विकास के ऐतिहासिक संदर्भ में एक बहुत ही गहरे प्रश्न पर विचार करने के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और आयोजक संगठन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पेश किया है। आयोजकों ने समय का निर्धारण 20 मिनट किया है। समय में पूरी बात तो नहीं रखी जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जो आंदोलन में लगे हुए आजादी उन्मूलन के सवाल को एड्रेस करने के लिए जो प्रतिबद्ध हैं वो उन मुद्दों पर गहराई के साथ विमर्श करें। कुछ चंद प्रतिक्रिया पेपर पर क्योंकि संभव नहीं है, बड़ा पत्र है। इस पेपर के अंतिम लाइन में मुझे लगता है कि टाइमिंग का थोड़ा मिसिंग है। यदि कोई काल और जो 1100 है 1000 उस पर आयोजक थोड़ा गौर करेंगे, डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी समझ से आर्यों का आगमन यहाँ 2000 से 1800 के ऋषि पूर्व हुआ था, जो हड़प्पन संस्कृति के 1000 वर्ष बाद है। आगे के मसलों में भी हमने पेपर को पढ़ते हुए पाया कि जाति के और वर्ण के विकास में जो सहोदरी या अंतर कबीलों में जो शादी विवाह या संबंध बने, उसकी एक प्रक्रिया रही जाति या वर्ण बनने का, और दूसरा पेशे से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक विकास हुआ उसमें बना। कई इतिहासकारों ने पेशे को ज़्यादा महत्व दिया है, कई ने सजातीय विवाहों को ज़्यादा जोर दिया है। हम पेशे वाले पक्ष को लेकर के चलेंगे, और जैसा कि पेपर के शुरुआती में ही वर्ग और जाति के सवाल को पेश करते हुए आयोजक साथियों ने मार्क्स को कोट किया है, और मार्क्स की जो पंक्तियां हैं वो हमें वर्ण और वर्ग के बहस से भी पहले मनुष्य और प्रकृति के बीच में कबीलाओं का सामाजिक संबंध के रूप में आपसी कबीलों के बीच में और प्रकृति के साथ जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के बीच का में जो संबंध का विकास हुआ, उसी के क्रम में वर्ण कहें या वर्ग कहें उसका विकास हुआ, जिसमें भयंकर कबीलों के बीच के संघर्ष और एकता समझौते के बीच में पुजारी वर्ग को लेकर के सभी कबीलों का एक ब्राह्मण वर्ण का विकास हुआ, योद्धाओं को लेकर के क्षत्रिय जाति का विकास हुआ, और मेहनत करने वालों को लेकर के वैश्य जाति का विकास हुआ। बाद में कबीलाओं से जनपद बना, और जनपद में सभ्यता का जो विकास हुआ, सभ्यता के विकास के साथ उत्पादन के नए नए मार्ग खुले, नए नए क्षेत्र खुले, और उसके आधार पे नए नए जातियों का निर्माण हुआ। उसमें वैश्यों के पेशे के आधार पर कई जातियों का विकास हुआ, और करीब करीब हर विकास की जो गुणात्मक प्रक्रिया हुई, एक ऐतिहासिक कालखंड रहे, उसमें समाज की जरूरत के हिसाब से नई नई जातियों का विकास हुआ, जिसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे क्योंकि समय कम है। मैं खास तौर पे आज के आंदोलन के ज्वलंत प्रश्नों पर आप सबों का ध्यान खींचना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दलित आंदोलन में बौद्धिज्म पर बहुत ज़्यादा जोर है, और इस आंदोलन के बड़े नेता अम्बेडकर ने जब बौद्धिज्म को अपनाया तो स्वाभाविक है कि आंदोलन पर उसका गहरा असर रहेगा। लेकिन मौर्य काल के आसपास, या कहिए कि बुद्ध के जीवन के शुरू से ही ब्राह्मणवादियों और बौद्धिज्म में अहिंसा को लेकर को जो एकता थी, ये दोनों ने आने वाले समय में या उस पूरे कालखंड में दलित समाज को उपेक्षा और उत्पीड़न का शिकार हो गया। बुद्ध खुद गृहपतियों, धनी किसान, वैश्यों के और क्षत्रियों के रिप्रेजेंटेटिव थे।
क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में जो गायों की बलि दी जा रही थी उससे कृषि प्रभावित हो रहा था। तो इस मायने में अहिंसा के पक्षधर वह वर्ण और वर्ग जो कहे था, लेकिन शूद्रों के लिए या अछूतों के लिए जिनका जीवन हिंसा के द्वारा प्राप्त भोजन पर निर्धारित था और कबीले के रूप में जो भोजन और कल्चर को उन्होंने आत्मसात किया था, यह उनके खिलाफ जाता था। और वही परंपरा आज हजारों वर्ष बाद तक का है कि अहिंसा की जो भी राजनीति आज हिंदूवादी संगठन चला रहे हैं, वो दलित समाज या मेहनत का समाज जिसके लिए प्रोटीन की खास आवश्यकता है, उस पूरे कुपोषण के शिकार समाज के लिए अहिंसा एक अभिशाप बन करके आता है। इसलिए जब हम अहिंसा के सवाल पर बुद्ध के रास्ते पर हम बात करते हैं तो हमें आप सबों से हमारा आग्रह है कि इतिहास से लेकर अभी तक के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहराई के साथ विचार होना चाहिए। मित्रों, मैं उस पूरे कालखंड के बारे में जो दास प्रथा का विकास हुआ, केंद्रीय सत्ता के और मौर्य साम्राज्य के